जननायक और स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामराजू की जयंती समारोह हैदराबाद के गच्चीबोली स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल तमिलसाई और सीएम केसीआर शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गच्चीबोली में क्रांतिकारी नायक और स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामराजू की जयंती के समापन समारोह में भाग लिया। इस समारोह में मुर्मू के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर, राज्यपाल तमिलसाई और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भी शामिल हुए। राष्ट्रपति सुबह भारतीय वायुसेना के विमान से हकीमपेट हवाई अड्डे पर पहुंची। राज्यपाल तमिलसाई, सीएम केसीआर और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि देश की आजादी और स्वशासन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने वाले अल्लूरी सीतारामराजू का बलिदान महान है और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनकी अमरता का बखान किया गया है। हैदराबाद में अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं जयंती समारोह के समापन समारोह के दौरान सीएम ने देश के लिए अल्लूरी सीतारामराजू के बलिदान को याद किया। अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं जयंती मनाते हुए सीएम केसीआर ने देश के लिए किए गए उनके बलिदान को याद किया। सीएम केसीआर ने कहा कि देश की आज़ादी और स्वशासन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने वाले अल्लूरी सीतारामराजू का बलिदान महान है और स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में उनकी कथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। आदिवासी अधिकारियों के प्रति के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अल्लूरी की बहादुरी और देशभक्ति की भावना का जज्बा यादगार है। उन्होंने कहा कि सीतारामराजू जैसे वीरों की प्रेरणा से देश के अनेक नागरिकों ने उस समय के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि अल्लूरी सीतारामराजू की 125वीं जयंती का समापन कार्यक्रम एक ऐतिहासिक अवसर जिसमें भारत के राष्ट्रपति भाग ले रही है का आयोजन हैदराबाद में करना बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए लड़ने वाले बलिदानियों का जीवन एक सार्वभौमिक भावना साझा करता है। सीएम केसीआर ने भावी पीढ़ियों से अल्लूरी के बलिदान को याद कर आगे बढ़ने को आह्वान किया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो निजी मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्री तलसानी ने सिकंदराबाद के श्री उज्जैन महाकाली मंदिर में प्रशासकों को सरकारी वित्तीय सहायता के चेक सौंपे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना की संस्कृति को व्यक्त करने वाले बोनालू आज सार्वभौमिक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद इसे राजकीय उत्सव घोषित कर मुख्यमंत्री केसीआर एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर चाहते हैं कि त्योहारों को भव्य तरीके से मनाकर लोग खुश रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बोनालू को भव्य रूप से मनाने के इरादे से मंदिर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार बोनालू की सभी व्यवस्था कर रही है। मालूम हो कि बीजेपी नेतृत्व ने बंडी संजय को तेलंगाना बीजेपी प्रमुख के पद से हटा दिया है और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को नियुक्त किया है। बंडी संजय ने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर एक बयान जारी किया। बयान से ऐसा लग रहा है कि वह ताजा घटनाक्रम को लेकर भावुक है। बंडी ने कहा कि आधिकारिक तौर पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद से विदाई ले रहे हैं। बंडी संजय ने जवाब दिया कि हमारे जीवन के कुछ अध्यक्ष खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गलती से किसी को ठेस पहुंचाई हो तो उसे माफ कर आशीर्वाद देने को कहा। यह प्रसन्नता की बात है कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई अफसोसजनक घटना नहीं हुई और सभी ने अविस्मरणीय यादें प्रदान की। उन्होंने गिरफ्तारी, हमलों और यहां तक कि खुशियों के पल में भी उनके साथ खड़े रहने के लिए सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने खुलासा किया कि केसीआर के शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई में कार्यकर्ताओं की भूमिका अमूल्य है। गिरफ्तारी और हमलों के डर के बिना प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए उन्होंने सबकी प्रशंसा की। बंडी संजय ने कहा कि बारिश हो या धूप, हर समय कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे। वे हमेशा कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं और हमेशा कार्यकर्ता ही रहेंगे। बंडी ने अपने बयान में कहा, मैं तेलंगाना में नए भाजपा प्रमुख किशन रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी की प्रगति के लिए उत्साह के साथ काम करूंगा। ईटला ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी प्रमुख नड्डा और अमित शाह ने तेलंगाना की धरती पर बीजेपी का झंडा फहराने का बीजारोपण किया था। उनके नेतृत्व में बंडी संजय ने 4 चुनाव जीते।
ईटला ने कहा कि बीआरएस को हराने की क्षमता सिर्फ बीजेपी में है, लोग उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस जीतती है तो यह एक परिवार के लिए फायदा होगा और अगर बीजेपी जीतती है तो यह लोगों के लिए फायदा होगा। ईटला ने कहा कि नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे वे बिना किसी हिचकिचाहट के बरकरार रखेंगे। साथ ही नेता और कार्यकर्ता सभी के साथ खड़े रहेंगे। नामपल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद धर्मपुरी अरविंद, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अरविंद ने कहा कि जेपी नड्डा आजाद शत्रु है और उन्होंने किशन रेड्डी को जिम्मेदारी दी है। किशन रेड्डी को नियुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने ईटला को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए भी नड्डा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी पार्टी के लिए भाग्यशाली है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आएगी। नामपल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद धर्मपुरी अरविंद, नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अरविंद ने कहा कि जेपी नड्डा आजाद शत्रु है और उन्होंने किशन रेड्डी को जिम्मेदारी दी है। किशन रेड्डी को नियुक्त करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने ईटला को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए भी नड्डा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी पार्टी के लिए भाग्यशाली है। उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आएगी। फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का हवा चल रहा है। बड़ी संख्या में बीआरएस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में समावेशन जारी है। आज बीआरएस और भाजपा के कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वनपर्ती निर्वाचन क्षेत्र के भी कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चोपाडांडी निर्वाचन क्षेत्र के गंगाधर मंडल के कई युवा भाजपा और बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वनपर्ती निर्वाचन क्षेत्र के धनपुर मंडल के कई लोग बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए। जुबली हिल्स स्थित आवास पर रेवंत ने उन्हें खंडवा पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया। पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान श्री अनंत विष्णु तेलुगु राज्यों में जय महाभारत पार्टी के विस्तार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एपी और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तैयारी की जा रही है। भगवान श्री अनंत विष्णु दोनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे रहे हैं। जय महाभारत पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान श्री अनंत विष्णु ने घोषणा की है कि वह इस साल तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में 119 सीटों पर, आंध्र प्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनाव में 175 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शराबबंदी, पूरी तरह मुफ्त शिक्षा, इलाज, हर महिला को 200 गज का खुला प्लॉट और 50,000 की लोन सुविधा, 50 रुपए में गोबर गैस सिलेंडर, पट्टा भद्रू, महिलाओं को हर महीने 5,000 गुजारा पेंशन दिया जाएगा, प्रभु श्री अनंत विष्णु ने घोषणा की। बीजेपी प्रवक्ता किशन रेड्डी ने कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने के पीछे कोई खास वजह नहीं है, ये संगठन के पुराने ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नए अध्यक्ष किशन रेड्डी के नेतृत्व में सत्ता आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना बीआरएस को वोट देने जैसा है। किशोर रेड्डी ने हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास ने बात की, जो कहते हैं कि अध्यक्ष बदलना सरकार में अधिकारियों के तबादले जैसा है। बीजेपी प्रवक्ता किशोर रेड्डी ने कहा कि चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलने के पीछे कोई खास वजह नहीं है, ये संगठन के पुराने ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नए अध्यक्ष किशन रेड्डी के नेतृत्व में सत्ता आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना बीआरएस को वोट देने जैसा है। किशोर रेड्डी ने हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास ने बात की, जो कहते हैं कि अध्यक्ष बदलना सरकार में अधिकारियों के तबादले जैसा है। सरुनगर पार्षद आकुला श्रीवानी ने सीसी रोड निर्माण कार्य समय पर पूरा होने के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया। महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र सरुनगर में सीसी सड़क कार्यों के समय पर पूरा होने के अवसर पर नगर सेवक आकुला श्रीवानी ने सरुनगर निवासियों और सरकारी अधिकारियों के साथ एक छोटे उत्सव का आयोजन किया। पार्षद श्रीवानी ने कहा कि वे शिलान्यास और समय पर काम पूरा होने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को न
न केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए बल्कि धनराशि स्वीकृत कर शिलान्यास भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीनगर डिवीजन में सीसी सड़कों के समय पर पूरा होने पर जश्न मनाया जा रहा है। शिवानी ने कहा कि समारोह के हिस्से के रूप में 1080 विंदु नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निगम आयुक्त ने कहा कि मंडल में सभी काम पूरे किए जाएंगे और जश्न मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी राज्य में बीआरएस का एकमात्र विकल्प है, ऐसा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गौरी सतीश ने कहा। बीआरएस और भाजपा एक ही है। उन्होंने कहा कि संसद में उस पार्टी के सांसदों का व्यवहार इसका सबूत है। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास ने गौरी सतीश से बात की, जिनका कहना है कि बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की उम्मीद थी और यह बदलाव हमारी पार्टी की जीत को नहीं रोक सकता। कांग्रेस पार्टी राज्य में बीआरएस का एकमात्र विकल्प है, ऐसा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गौरी सतीश ने कहा। बीआरएस और भाजपा एक ही है। उन्होंने कहा कि संसद में उस पार्टी के सांसदों का व्यवहार इसका सबूत है। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास ने गौरी सतीश से बात की, जिनका कहना है कि बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की उम्मीद थी और यह बदलाव हमारी पार्टी की जीत को नहीं रोक सकता। क्रांतिकारी नेता अल्लूरी सीतारामराजू की जयंती के अवसर पर एलबी नगर क्षत्रिय सेवा संगम ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया। भाजपा पार्टी रंगारेड्डी जिला शहरी अध्यक्ष साम रंगारेड्डी और आर के पुरम पार्षद राधा धीरज रेड्डी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अल्लूरी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में स्कूली छात्रों को किताबें, कलम और मिठाइयां बांटी गई। साम रंगारेड्डी और राधा धीरज रेड्डी ने कहा कि अल्लूरी एक वीर व बहादुर आत्मा थे। उन्होंने एक महान व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक महान व्यक्ति है, जिन्होंने अल्लूरी सीतारामराजू की जयंती और पुण्यतिथि को आधिकारिक तौर पर मनाने का फैसला किया। युवाओं को अल्लूरी को आदर्श मानकर आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता कलवा सुजाता यह कहकर निशाने पर आ गई है कि मंत्री केटीआर और बीआरएस नेता राहुल गांधी पर बोलने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं जो खम्मम सभा की सफलता के लिए खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि खम्मम सभा के मंच पर हुई घटना को ठीक से ना देखकर वे झूठा प्रचार कर रहे हैं। अगर तरीका नहीं बदला तो हम शब्दों से नहीं, हाथों से दिखाएंगे। कलवा सुजाता से आमने सामने बात की हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास ने। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता कलवा सुजाता यह कहकर निशाने पर आ गई है कि मंत्री केटीआर और बीआरएस नेता राहुल गांधी पर बोलने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं जो खम्मम सभा की सफलता के लिए खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि खम्मम सभा के मंच पर हुई घटना को ठीक से ना देखकर वे झूठा प्रचार कर रहे हैं। अगर तरीका नहीं बदला तो हम शब्दों से नहीं, हाथों से दिखाएंगे। कलवा सुजाता से आमने सामने बात की हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास ने। हैदराबाद और रंगारेड्डी जिले के कई अभ्यर्थियों ने कहा कि तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड में शुरू किए गए जेवी नंबर 46 से राज्य के सभी जिलों के कांस्टेबल अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में उन्होंने 46 जियो नंबरों के नाम की तख्तियां पकड़ ली और कहा कि जियो को रद्द ना करें। कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि वे जियो 46 को रद्द करने के लिए सरकार पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में किसी को भी अधीर नहीं होना चाहिए। सभी से अनुरोध है कि इस जीवन का समर्थन करें। कुछ प्रत्याशी स्वार्थ के लिए जियो को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिलों के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाया है। उन्होंने कहा कि अगर इसे रद्द किया गया तो सिर्फ कुछ जिलों के अभ्यर्थियों को ही न्याय मिल पाएगा। प्रदेश भर के सभी जिलों में अभ्यर्थियों ने इस जीवन को बचाने की गुहार लगाई। हैदराबाद सेलिंग वीक शुरू हो गया है। यह हैदराबाद के उन लोगों के लिए पाल देखने के अवसर लेकर आया जो सारस नहीं देख सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्थलों पर सेलिंग सप्ताह के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। हैदराबाद सेलिंग वीक शुरू हो गया है। यह हैदराबाद के उन लोगों के लिए पाल देखने के अवसर लेकर आया जो सारस नहीं देख सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्थलों पर सेलिंग सप्ताह के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। सिकंदराबाद कारखाना के बालम राय के एक घर में आग लग गई। आग फ्रीज के शॉर्ट सर्किट से हुई है।
बालमराय में एक मकान की पहली मंजिल पर आग लग गई। आग लगते ही घना धुआं फैल गया। इससे घर के सभी सदस्य घर से बाहर भाग गए। स्थानीय लोग भी घबरा गए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वे मौके पर पहुंच और अग्निशम यंत्र से आग पर काबू पाया। हादसे के वक्त सब लोग घर से बाहर होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। संयुक्त वरंगल जिले का पिछड़ा इलाका रहा है महबूबाबाद। यह क्षेत्र मिर्च पाउडर उत्पादन में अग्रणी है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद सभी के उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है महबूबाबाद। राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर ने ट्वीट करते हुए कहा कि महबूबाबाद जिला राज्य में मिर्च पाउडर के उत्पादन में अग्रणी बन गया है। महबूबाबाद जिला प्रतिवर्ष 1.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर है। महबूबाबाद को 2 मिर्ची प्रसंस्करण इकाइयों के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। अगर पूरे तेलंगाना में पैदा होने वाले मिर्च की फसल पर नजर डालें तो 25% मिर्च की पैदावार अकेले महबूबाबाद जिले से होती है। यहाँ से पैदा होने वाली मिर्च की गुणवत्ता दुनिया भर में पहचान रखती है। जिले के मिर्च किसानों की सहायता के लिए 2 मिर्च प्रसंस्करण जिले के मिर्च किसानों की सहायता के लिए 2 मिर्च प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करी गई है, जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कुरावी मंडल में मेरीपेटा मंडल में प्लांट लिपिड विद्या जड़ी बूटियों के नाम पर 70 करोड़ रुपए, मिर्च में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए, ये दोनों इकाइयां प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन मिर्च प्रसंस्करण कर रही है। ये दोनों कंपनियां अपनी मार्केटिंग का विस्तार करने के लिए तैयार है। इन इकाइयों की स्थापना से किसानों की आय में 10 से 20% की वृद्धि हुई है। अब तक प्लांट लिपिड रुपए 100 करोड़ की करीब 5000 मीट्रिक टन काली मिर्च एकत्रित करी है। संयुक्त वरंगल जिले का एक पिछड़ा इलाका रहा महबूबाबाद जिले में इन इकाइयों की स्थापना से जिले में मिर्च किसानों की आय में 10 से 20% की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए प्लांट लिपिड्स ने पहले ही 100 करोड़ रुपए मूल्य की 5000 मीट्रिक टन मिर्च एकत्र कर ली है। सरकार महबूबाबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मिर्च उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों से सरकार की सहायता योजनाओं का लाभ उठाने और मिर्च की खेती बढ़ाने का आग्रह किया गया। मिर्च पाउडर के प्रसंस्करण में शामिल उपरोक्त सामान्य चरणों में वर्णन किया जा सकता है। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण में शामिल आसान चरणों में पहला चरण है, जहां कच्चा माल मिलता है। आप सीधे किसानों से या मार्केट से थोक में मिर्च प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाली और कुरकुरी मिर्च खरीदने पर जोर दिया जाता है। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण का दूसरा चरण वह है जहां अवांछित कणों को हटाते हैं। जब थोक में खरीदेंगे तो कुछ अवांछित कण जैसे पत्थर, अन्य क्षतिग्रस्त मिर्च, धूल और गंदगी आदि मिलेंगे। इसलिए बेहतर है गुणवत्तापूर्ण मिर्च पाउडर पाने के लिए उन्हें हटा दिया जाए। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण की सामान्य प्रक्रिया में चौथा चरण तब होता है जब मिर्च को सुखाते हैं। मिर्च पाउडर की गुणवत्ता अच्छी तरह से सूखी मिर्च पर निर्भर करती है। यदि आप ठीक से नहीं धोते और साफ सफाई नहीं करते तो खाद्य विषाक्तता के बैक्टीरिया पनप सकते हैं। मौसम की स्थिति के आधार पर सुखाने की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले गीले मौसम के दौरान सुखाने की प्रक्रिया, दूसरा शुष्क मौसम के दौरान सुखाने की प्रक्रिया। सुखाने की प्रक्रियाओं को जलवायु के आधार पर निम्नलिखित में संक्षेप में समझाया जा सकता है। गीले मौसम में सुखाना जलवायु परिस्थितियों के आधार पर 2 प्रकार की सुखाने की प्रक्रियाओं में से पहली है। अधिक नमी के कारण गीले मौसम में सोलर ड्रायर ठीक से काम नहीं करेगा, इसीलिए गीले मौसम के दौरान सुखाने की प्रक्रिया के लिए कृत्रिम ड्रायर का उपयोग किया जाता है। शुष्क मौसम में सुखाना जलवायु परिस्थितियों के आधार पर सुखाने की दूसरी प्रकार की प्रक्रिया है। शुष्क मौसम में आर्द्रता कम होती है और इसीलिए आप मिर्च को चटाई पर रखकर और सीधे धूप में सुखाकर आसानी से सुखाई जाती है, जो सुखाने का एक सस्ता तरीका है। लेकिन हवा बहने से अशुद्धियां मिलने की संभावना अधिक होती है। फिर सबसे अच्छा विकल्प सोलर ड्रायर का उपयोग किया जाता है।
जो एक कंटेनर है जिसमें आप अपनी मिर्च सुखा सकते हैं। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण की सामान्य प्रक्रिया में 5वां चरण है जब मिर्च को भूनते हैं। अब इस स्तर पर भूनना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मिर्च पाउडर को रंग, अच्छा स्वाद, सुगंध देने में मदद करती है। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण की प्रक्रिया में छठा चरण उन्हें पीसना है। हापर से मिर्च क्रशिंग कक्ष में प्रवेश करती है और उच्च गति वाले ब्लेड द्वारा सूखी काट ली जाती है। ग्राइंडिंग जो आवश्यक करनी चाहिए। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण की सामान्य प्रक्रिया में 7वां चरण है। इसी चरण में यह मानक आकार के मिर्च पाउडर को स्क्रीनर और एयर ब्लोअर को पाइप के माध्यम से चक्रवात विभाजक में स्थानांतरित किया जाता है। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण की प्रक्रिया में 8वां चरण यह है कि उन्हें छान लें। इस स्तर पर चक्रवात विभाजक पर धूल एकत्र की जाती है और मिर्च पाउडर को बाहर निकाल दिया जाता है। मिर्च पाउडर प्रसंस्करण की सामान्य प्रक्रिया में 9वां चरण पैकेजिंग है। मिर्च पाउडर को मात्रा के अनुसार पैक किया जाता है। काले मिर्च पाउडर को पॉलीथीन बैग में पैक करके सीलिंग मशीन की सहायता से सील कर दिया जाता है। तेलंगाना में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हर पार्टी जीतने की चाह रखती है और राजनेता भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए हर कोई अपनी उपलब्धियां गिना रहा है और जनता को दिखा रहा है कि उनके क्या कुछ किया है और क्या कुछ कर सकता है। इसी सिलसिले में मंत्री केटीआर ने भी हाल ही में कहा है कि 9 सालों में राज्य में जो विकास हुआ है वह तो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र ही है और पिक्चर तो अभी बाकी है। यानी बीआरएस फिर से जीत जाए और उनकी सरकार बने तो फिर राज्य का कायापलट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और बीआरएस भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव कथित तौर पर अपने बेटे के रामा राव, जो वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत है, कि राजनीतिक स्थिति को ऊपर उठाने का लक्ष्य रख रहे हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अगर बीआरएस राज्य में फिर से सत्ता हासिल करती है तो इस बार के रामा राव के सिर पर तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती रुचि और लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी कथित मंशा के साथ साथ के रामा राव की दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकों को उनके बेटे के राजनीतिक कद को बढ़ाने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। अतीत में चंद्रशेखर राव द्वारा पार्टी के राज्य मामलों की बागडोर अपने बेटे को सौंपने और बाद में सरकार की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि ये अटकलें कभी सच नहीं हुई। तेलंगाना राष्ट्र समिति के भारत राष्ट्र समिति में बदलने और महाराष्ट्र की राजनीति में केसीआर की दिलचस्पी की चर्चा के बीच हालिया चर्चा से पता चलता है कि केसीआर अपने बेटे के रामा राव को सरकार की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। राज्य के मामलों में केटीआर की भागीदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, विशेष रूप से विभिन्न मंत्रालयों में, साथ ही राज्य में विभिन्न जिलों में विकास परियोजना में उनकी सक्रिय भागीदारी ने पार्टी नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि उन्हें राज्य मामलों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। परिणाम स्वरूप पार्टी नेता केटीआर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि अटकलें जारी है कि बीआरएस तेलंगाना में सत्ता में वापस आएगी। मुख्यमंत्री ने संभवतः पार्टी के भीतर संभावित आंतरिक संघर्षों के बारे में चिंताओं के कारण ही अब तक कोई भी आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है। हालांकि पार्टी नेताओं को यह एहसास हो गया है कि बीआरएस प्रमुख केटीआर की निगरानी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। जैसे जैसे राजनीतिक परिदृश्य विकसित हो रहे हैं तो बीआरएस और राज्य सरकार के भीतर के रामा राव के भविष्य की राजनीतिक भूमिका बहुत रुचि और प्रत्याशा से विषय बनी हुई है। अब देखना यही है कि आगे क्या कुछ होता है और क्या बीआरएस राज्य में फिर से जीत हासिल करेगी और क्या जीतने के बाद केटीआर राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ना लोगों से मिलता, ना एमएलए से मिलता, ना मिनिस्टरों से मिलता, केटीआर भी नहीं मिलता। जैसा बाप है वैसा बेटा भी वैसा ही है, ये भी किसी से नहीं मिलता। एमएलए भी बोलते रहे फोन में, फोन नहीं उठाते, गए तो मिलता नहीं, टाइम देता नहीं।
ये भी बात बोलते हैं एमएलए। तो उन लोगों को अल्टरनेट नहीं है, माँ बाप या बेटा चाहिए। जैसा बाप ने सोच रहे और उनके घर वाले ने सोच रहे केटीआर को बनाना है, उसको तो ये लोग तो एक्सेप्ट ही करना है, उसके अलावा ये लोग कर भी क्या सकते हैं।